नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे आपके चौहान वंश की। आज हम बात करेंगे जिसकी सबसे ज्यादा शाखाएं राजस्थान में शासन करती हैं। आज हम उस वंश की बात करने वाले हैं जिसकी उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है अग्निवंशीय सिद्धांत। ऐसे कई सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, जुड़े एक बार फटाफट से। आज की क्लास आपकी चौहान वंश की। और दोस्तों, चौहान वंश में हम बात करें सबसे पहले तो चौहान शब्द कहां से आया, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस वंश की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, कैसे मानी जाती है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले चौहान वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत अगर आपसे पूछे जाते हैं, उत्पत्ति के सिद्धांत, तो उत्पत्ति के सिद्धांतों में कई सारे सिद्धांत आते हैं, बहुत सारे सिद्धांत आते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हुए जिनका नाम है चंद्रवरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में बैठते थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र दरबारी कवि नाम है चंद्रवरदाई। पहले हैं चंद्रवरदाई, और चंद्रवरदाई को हम मूलतः इसका नाम था पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट या चंद्रवरदाई जो है हमारे, इन्होंने क्या एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम आपको याद रखना। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों, और इस ग्रंथ का नाम आप सभी को याद रखना है, वो है आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ये पृथ्वीराज रासो में इस चीज का वर्णन करते हैं कि कहां से मूलतः ये उत्पत्ति का सिद्धांत निकला। तो इनका मूलतः चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया कि देखो, चौहानों की जो उत्पत्ति है ना, वो ये कहां से, अग्निवंशीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? अग्निवंशीय सिद्धांत, अग्निकुल का सिद्धांत। क्या है अग्निवंशीय सिद्धांत? इसमें यह कि ऋषि वशिष्ठ क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। कौन है? ऋषि वशिष्ठ। और ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ को राक्षस बार बार खराब करने के लिए आ जाते थे माउंट आबू पर्वत पर। कहां पर? आबू पर्वत पर। और आबू पर्वत पर जब ऋषि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे तो उनके यज्ञ को बार बार समाप्त खराब करने के लिए आ जाते थे राक्षस। तो ऐसी स्थिति में ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया, और इस यज्ञ कुंड से 4 योद्धा निकले। कितने योद्धा निकले भाई? 4 योद्धा निकले। उनमें नाम था चौहान, प्रतिहार, चालुक्य, और चौथा है परमार। चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार, ये 4 वंश यहां से निकलते हैं और विभिन्न दिशाओं, मतलब चारों दिशाओं में अपना शासन स्थापित करते हैं। तो चारों वंशों के इन उत्पत्ति यहां से मानी जाती है अग्निवंश के सिद्धांत से। और ये सिद्धांत किसने दिया? चंद्रवरदाई ने दिया। कौन सी पुस्तक में दिया? पृथ्वीराज रासो नाम की पुस्तक में दिया। ये चंद्रवरदाई कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि। कौन है ये? पृथ्वीराज चौहान थर्ड का दरबारी कवि। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि प्लस मित्र, बेस्ट फ्रेंड भी था ये, ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय कब से कब तक राजा रहा था? 1177 से लेकर 92 एडी के बीच में इंडिया में अजमेर और दिल्ली वाले इलाके का क्या रहा था? ये राजा रहा था। अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के चंद्रवरदाई वाला जो सिद्धांत दिया है चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर, उसके अलावा और कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो उनमें फिर एक सिद्धांत सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, माना जाता है, वो एक सिद्धांत ये भी है कि एक दूसरा सिद्धांत है पंडित आसोपा। पंडित आसोपा के अनुसार, पंडित आसोपा ने क्या कहा वो देख लेते हैं। इसने कहा सांबर झील के चारों ओर रहने वाली जाति को चहुमान कहा। क्या कहा? एक झील है जिसका नाम है सांभर। सांबर झील के चारों ओर रहने वाली
जाति को एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है यहां पर चहुमान, और इसी चहुमान शब्द से बना है चौहान। क्या कहा इसको? चौहान कहा, और इसी चहुमान से बाद में चलकर चौहान शब्द बना। ठीक है, और आगे कुछ सिद्धांत और आए, जैसे कि तीसरा सिद्धांत यहां पर आया कर्नल जेम्स टॉड का। किसका आया? कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड जो है वो एक इतिहासकार रहे राजस्थान का। संपूर्ण इतिहास द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की पुस्तक लिखी है, व्यवस्थित रूप से इतिहास लिखा है राजस्थान का कर्नल जेम्स टॉड ने। तो इन्होंने कहा कि चौहान की बजाय मेन चीज इन्होंने कहा राजपूतों को विदेशी माना, राजपूतों को विदेशियों की संतान कहा, विदेशियों की संतान कहा, शक, हून, कुषाण, इनकी संतान कहा। जब संतान कहा विदेशियों की, किसको? राजपूतों को यहां पर, तो राजपूतों में से आता है आपके चौहान वंश के लोग। अतः चौहानों को विदेशी माना, अतः चौहानों को विदेशी माना, अतः चौहानों को क्या माना दोस्तों? यहां पर विदेशी ही माना। आगे देखें तो इसके अलावा चौथा सिद्धांत और आता है, और चौथा सिद्धांत आता है तुम्हारा पंडित दशरथ शर्मा। पंडित दशरथ शर्मा। और पंडित दशरथ शर्मा की अगर हम बात करें तो इसने क्या कहा? चौहानों को बस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताया, चौहानों को बस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताया। यानी सब लोगों ने दुनिया भर की थ्योरीज दे दी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जैसे इसने कहा चहुमान कह दिया, इसने कहा विदेशियों की संतान, इसने कहा बस्त गोत्रीय ब्राह्मण है ये तो। यानी सब लोगों ने अलग अलग थ्योरी यहां पर दे दी। ठीक है, अब इसके बाद में भी और भी थ्योरी आएगी, तो वो कौन सी आएगी दोस्तों? एक और थ्योरी है, इनके मूल स्थान के बारे में भी थोड़ी सी बात है। जैसे कि एक है आपका हर्षनाथ अभिलेख, एक अभिलेख है हर्षनाथ अभिलेख, जो कहां है? सीकर में। इस हर्षनाथ अभिलेख को इन्होंने क्या कहा कि चौहानों की पहली राजधानी, चौहानों की पहली राजधानी इसी मतलब सीकर में ही एक जगह अनंत गोचर, अनंत गोचर को माना। चौहानों की पहली राजधानी किसको माना? अनंत गोचर को माना, जो सीकर जिले में पड़ती है वर्तमान में। ऐसे ही कई सारे सिद्धांत यहां पर आते रहे, और उन सिद्धांतों के बारे में कई सारी चीजें यहां पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक सिद्धांत और है जो सबसे ज्यादा मजबूत आता है कि चौहानों की मूल व्यक्ति कौन है। उत्पत्ति का सिद्धांत, अग्निकुल का सिद्धांत पहला वाला है, लेकिन इनका मूल पुरुष क्या है? तो एक शिलालेख है साहब, यहां पे फिर एक 6वें नंबर पे ले लेते हैं, एक बुक है जिसका नाम है हम्मीर महाकाव्य। बुक का नाम है दोस्तों हम्मीर महाकाव्य। चौहान वंश में एक राजा हुए थे हम्मीर देव चौहान, 1182 ईस्वी से लेकर 1282 से लेकर 1301 तक राजा रहे थे रणथंभौर के। उन पर एक पुस्तक लिखी गई है हम्मीर महाकाव्य, और हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? आपका नाम है नयन चंद्र सूरी। क्या नाम है? नयन चंद्र सूरी। इस पुस्तक के राइटर कौन है? नरेंद्र चंद्र सूरी। और नयन चंद्र सूरी के अनुसार इस चौहानों का मूल स्थान, चौहानों का मूल स्थान पुष्कर को माना है, पुष्कर को माना है। ऐसे कई सारे प्रश्न यहां पर पूछे जा सकते हैं।
अब हम बात करते हैं हम्मीर महाकाव्य हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अब बात आती है हम्मीर महाकाव्य के बाद की स्थिति। 7वें नंबर पर एक शिलालेख है दोस्तों जिसका नाम है बिजौलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजौलिया शिलालेख। और इस बिजौलिया शिलालेख की बात करूं मैं तो बिजौलिया नाम की जगह वर्तमान में कहां पड़ती है? भीलवाड़ा में। क्या है इसमें? चौहान वंश की प्रारंभिक जानकारी। चौहान वंश की प्रारंभिक जानकारी यहां से मिलती है। चौहान वंश की यहां से प्रारंभिक जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है दोस्तों? वो बिजौलिया शिलालेख से। ठीक है, अब हम बात करें बिजौलिया शिलालेख से प्रारंभिक जानकारी यहां से मिल गई, लेकिन इसमें क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहली चीज तो चौहानों की प्रथम क्षेत्र जो माना है, यानी इस शिलालेख में क्या है कि चौहानों का मूल पुरुष या चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान को माना है। किसको माना है? वासुदेव चौहान को माना। इसी को चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा गया है। और ये कब स्थापना करता है? 551 ईस्वी में। कौन से क्षेत्र में? सपाद लक्ष्य या साकंभरी। इसी इलाके को हम क्या कह सकते हैं? साकंभरी। सपाद लक्ष्य या साकंभरी क्षेत्र में कौन से वंश की स्थापना करी? चौहान वंश की स्थापना की। किसने की है? वासुदेव चौहान ने की है। और ये वासुदेव चौहान की जानकारी कहां से मिलती है? बिजौलिया के शिलालेख से। यही बिजौलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है कि इस वासुदेव चौहान ने अपनी प्रथम राजधानी किसको बनाया? वासुदेव चौहान ने अपनी प्रथम राजधानी किसको बनाया था? ये आपकी जगह रही, इसका नाम है साहब अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर को आज की तारीख में हम बोलते हैं नागौर। अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया। किसको बनाया था? अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? नागौर कहा जाता है। ये सब जानकारी आपको कौन से शिलालेख से मिलती है? बिजौलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है। एक प्रश्न और है यहां से, एक झील है जिसका नाम है सांबर झील। वैसे झील तो है प्राकृतिक। कैसी झील है? प्राकृतिक खारे पानी की झील। खारे पानी की झील है। लेकिन इस प्राकृतिक खारे पानी की झील का, इसे झील का रूप किसने दिया? इसे झील का रूप वासुदेव चौहान ने। इस पर मतलब काम किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने दिया। यानी ये हो सकता है पहले झील नहीं रही हो। वैसे तो बिजौलिया शिलालेख में तो ये जानकारी मिलती है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया, लेकिन ये खारे पानी की झील और ये नेचुरल है, तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है इसका झील का रूप देने वाला कौन है? ये भाई साहब वासुदेव चौहान। बिजौलिया शिलालेख से आपको काफी सारी जानकारी यहां से मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत आपको? यहां तक पूरा समझ में आ गया कि कहां से क्या क्या जानकारी मिलती है? बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहां पर समझ में आया। तो भाई पंडित आसोपा ने क्या कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा, दशरथ शर्मा ने क्या कहा, हर्षनाथ अभिलेख वाले, इस सीकर वाले अभिलेख ने क्या कहा, और चौहानों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, अग्निकुंड का सिद्धांत मैंने आपको यहां पर समझाया है। तो अब यहां पर बात आती है चौथे नंबर पे कि इस सांबर झील के बारे में और क्या प्रश्न बन सकता है? कौन सा झील है? सांबर झील। इसी के किनारे पर एक तो बहुत ही प्रसिद्ध देवयानी तीर्थ है। किनारे पर देवयानी तीर्थ है, जिसे क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। देवयानी तीर्थ को क्या कहा जाता है? तीर्थों की
नानी कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। इसके अलावा सांभर झील क्या राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और सर्वाधिक नमक का उत्पादन, किसी झील से भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन, कौन सी चीज का उत्पादन होता है? नमक का उत्पादन। और नमक का उत्पादन जो सबसे ज्यादा यहां से होता है वो कितना परसेंट होता है? 8.7%। 8.7% यहां पे नमक का उत्पादन होता है। कहां से? हमारी सांभर झील से। और क्या है इसमें भाई? किसी झील से भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है हमारा कि सांभर झील जो है यहां से नमक उत्पादन कौन सा संयंत्र करता है? तो यहां पर यह कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित, केंद्र सरकार के उपक्रम सांभर साल्ट लिमिटेड, सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा यहां पर क्या होता है? नमक का उत्पादन होता है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई है। कब हुई है? 1964 में। अपन पढ़ तो वैसे सांभर के चौहान ही रहे, लेकिन सांभर झील के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सांभर झील जो है ये मुख्यतः दो जिलों में, एक तो जयपुर जिले में और नागौर में। हालांकि इसका कुछ भाग अजमेर से भी टच होता है। अगर इसका विस्तृत रूप देखा जाए तो इस झील का, तो मुख्यतः नागौर और जयपुर के बीच में सीमा बनाने वाली ये सीमा, ये कौन सी है? सांभर झील। इसी सांभर झील के यानी विश्व में सर्वप्रथम वृक्षारोपण के साक्ष्य, वृक्षारोपण के साक्ष्य कहां से मिले? सांभर झील से मिले। वृक्षारोपण के साक्ष्य कहां से मिले? सांभर झील से मिले हैं। अब यहां पर एक प्रश्न और बन गया साहब। क्या प्रश्न बन रहा है वो ध्यान से सुनो। क्या है कि सांभर झील दलदली इलाका है यहाँ पे काफी सारा। अच्छा, एक पद्धति और है कि यहाँ पर नमक का उत्पादन तो होता है, तो वो कौन सी पद्धति से होता है? क्यार पद्धति से नमक उत्पादन। नमक बनाया जाता है, क्यार पद्धति से नमक यहां पर बनाया जाता है। ठीक है। अब यहां पर एक प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम वृक्षारोपण यहां पर कहां हो गया? वृक्षारोपण के साक्ष्य हो गए। प्लस एक प्रश्न और है, राजस्थान का दूसरा रामसर साइट, पक्षियों के संरक्षण के लिए दलदली इलाके वेटलैंड को रामसर साइट कहा जाता है। तो राजस्थान के दो ही रामसर साइट है यहाँ पर। एक तो कहां है? सांभर में, और एक कहां है? केवलादेव। केवलादेव घना पक्षी विहार आपका भरतपुर में। कहां है ये? भरतपुर में। यहां पे हो गया आपका सिस्टम। ये आपका पूरा का पूरा सांभर झील के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई दोस्तों। अब हम चलते हैं आपके आगे वाले पार्ट पे कि वासुदेव चौहान के बाद की स्थिति क्या है। वासुदेव चौहान के बाद में राजा कौन कौन रहे, कैसे कैसे रहे और उन्होंने क्या क्या यहां पर किया। तो इसी वंश में आगे चल के एक राजा हुए दोस्तों, नाम है सामंत सिंह चौहान। सामंत सिंह चौहान। और सामंत सिंह चौहान के बेटे हैं दुर्लभ राज चौहान। कौन है? दुर्लभ राज चौहान। इसने क्या किया?
पहली बात तो ये चौहान जो है ये प्रतिहारों के अधीन शासन कर रहे थे। गुर्जर प्रतिहार वंश इस टाइम पर सबसे ताकतवर हुआ करता था। 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। तो दुर्लभराज चौहान जो है ये क्या है, बस्तराज, बस्तराज चौहान का सामंत। सामंत का मतलब एज ए दरबारी का सेनापति था। और इसके नेतृत्व में क्या किया इसने, प्रतिहार सेना के साथ दोआब, दोआब इलाका बोलते हैं गंगा जमुना। दोआब क्षेत्र किसको बोलते हैं, जो गंगा और यमुना नदी के मध्य वाला स्थान होता है उसे बोलते हैं दोआब। तो दोआब क्षेत्र प्लस बंगाल क्षेत्र पर विजय की, बंगाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। बंगाल क्षेत्र पर क्या की थी इसने, विजय प्राप्त की थी। ये हो गया आपका कौन दोस्तों, दुर्लभराज चौहान। अब दुर्लभराज चौहान के बाद में कौन होता है, इसके बाद में एक राजा होता है जिसका नाम है गूबक। क्या नाम है दोस्तों, गूबक। दुर्लभराज का ही बेटा है जिसका नाम है, इसी का बेटा है पुत्र गूबक फर्स्ट। गूबक फर्स्ट ने क्या किया, ये नागभट्ट द्वितीय या नागभट्ट प्रतिहार सेकंड, ये भी काफी ताकतवर राजा था, का सामंत था। ये नागवट प्रतिहार का क्या था, ये सामंत था। कौन, गूबक सेकंड। और ये नागवट प्रतिहार का दरबारी है। तो यहां पर एक प्रश्न और आ गया भाई साहब आपका, और वो प्रश्न क्या आ गया कि ये गूबक जो है ये क्या करता है, इसके दरबार में रहता है। और एक टाइम ऐसा है नागभट्ट ने अपना परचम पूरे नॉर्थ इंडिया पे फैलाया, यहां तक कि कन्नौज पर भी क्या कर लिया इसने, अधिकार कर लिया। तो गूबक जो है वो उसी के दरबार में रहता था, उसी के साथ में काम किया करता था। और गूबक ने कई सारे और भी काम किए, जैसे कि इसने क्या किया, सीकर में एक हर्ष की पहाड़ी है, एक तो हर्षनाथ की पहाड़ी है आपकी अलवर में, और हर्ष की पहाड़ी जो है ये आपकी सीकर में। हर्ष की पहाड़ी पर हर्षनाथ भैरू का मंदिर बनवाया, भैरू का मंदिर बनवाया, का मंदिर बनवाया। और ये हर्षनाथ भैरू जो है ये कौन है भाई साहब, चौहानों के आराध्य देवता, चौहानों के आराध्य देवता, चौहानों के आराध्य देवता कौन है, हर्षनाथ भैरू। यहां तक समझ में आ गया, गूबक फर्स्ट, दुर्लभराज और सामंत सिंह चौहान। अब क्या है, अपन गूबक फर्स्ट जो है इसी का पोता, और इसी के पोते का नाम है दोस्तों, वो है भाई साहब गूबक सेकंड, पौत्र। इसके टाइम पर क्या हुआ, इस भाई साहब ने छोटा सा काम किया है गूबक सेकंड ने, कि इसने अपनी बहन का विवाह करवा दिया प्रतिहारों में, मतलब कि शादी जोड़ ली। इसने अपनी बहन का विवाह भोज प्रतिहार प्रथम, प्रतिहार प्रथम से किया। और ये भोज प्रतिहार प्रथम जो है ये भी काफी ताकतवर राजा है, इसने कन्नौज क्षेत्र तक अधिकार किए। कन्नौज तक अपना राज्य यहां पर इसने फैलाया। किसने भाई साहब, गूबक सेकंड ने। किसने फैलाया, गूबक सेकंड ने। तो ये काफी ताकतवर राजा हुए इस वंश में, और इस वंश की वृद्धि लगातार होती रही, इससे आगे ये वंश आगे ही बढ़ता गया। अब गूबक सेकंड काफी ताकतवर राजा हो गया, तो गूबक सेकंड का एक बेटा है जिसका नाम है नंदन राज।
ये और भी ताकतवर हो जाएगा। यहां तक हुआ कि वासुदेव चौहान, उसका एक वंशज है जिसका नाम है सामंत सिंह चौहान, दुर्लभ राज, गुबक और गुबक सेकंड। इसके बाद में एक राजा होता है दोस्तों जिसका नाम है नंदन राज। और नंदन राज चौहान ने क्या किया, इसने एक तो क्या किया, दिल्ली के चौहान वंश, कहां पर, दिल्ली के चौहान वंश, दिल्ली के चौहान वंश, सॉरी चौहान वंश तो ऑलरेडी अपन पढ़ ही रहे ना, दिल्ली के तोमर वंश, तोमर वंशीय राजा रुद्र को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर क्या कर लिया इसने, अधिकार कर लिया। यानी कि पहला चौहान वंश का राजा जिसने दिल्ली पर अधिकार किया वो कौन था, नंदन राज। इसने तोमर वंश के राजा को हराया। और आपको बता दूं दिल्ली को संस्थापित करने वाला भी दिल्लिका, तोमर वंश के ही राजा थे। दिल्ली का पहला नाम क्या था, दिल्लिका, और दिल्लिका के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तोमर वंश के राजा। हालांकि प्राचीन काल में इसी जगह को बोलते थे इंद्रप्रस्थ, जिसकी स्थापना पांडवों ने की थी। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर से अलग राज्य लेकर। इसके बाद में अब आता है भाई साहब तुम्हारा एक राज, इसके बाद में राजा आया बाकपति राज। कौन है, बाकपति राज चौहान। ये बाकपति राज जो चौहान है ये काफी ताकतवर राजा हुआ। इसने क्या क्या किया देख लेते हैं, 2-3 काम इसने अच्छे किए। पहला काम तो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा यही है भाई, सीधी सी बात है। इस वंश का प्रतापी राजा, हालांकि ज्यादा भी नहीं, अभी आ जाएंगे और भी आएंगे, कई सारे राजा आएंगे इसमें। और बागपति राज्य ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए क्या किया, इसने 2-3 चीज कर ली है। एक तो क्या किया, 2 लोगों को परास्त किया इसने क्षमापाल प्लस क्षेत्रपाल प्रतिहार को परास्त किया। यानी प्रतिहार वंश के राजाओं को भी इसने क्या कर दिया, परास्त कर दिया। नंबर 1। नंबर दूसरा, इसने महाराजा की उपाधि धारण करी। महाराजा की उपाधि धारण की, महाराजा की उपाधि धारण की। इस चीज की जानकारी कहां से मिलती है हमको, हर्षनाथ अभिलेख से जानकारी। बागपति राज की जानकारी कहां से मिली, हर्षनाथ अभिलेख से मिली, जिसने महाराजा की उपाधि धारण करी और क्षमापाल व क्षेत्रपाल प्रतिहार नाम के राजा को परास्त कर दिया। ये नंदन राज और बागपति राज के बारे में यहां पर जानकारी हो गई। अब इसने और क्या किया, इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम है दोस्तों सिंहराज। कौन सा एक, ज्यादा कुछ तो नहीं किया लेकिन इसने छोटा सा काम किया। इसका एक बेटा है, पुत्र है, जिसका नाम है सिंहराज चौहान। और सिंहराज चौहान इसने क्या किया, प्रतिहारों व तोमरों को परास्त किया, प्लस तोमरों को प्रतिहारों तथा तोमरों को क्या किया, इसने परास्त कर दिया। किसने किया है, सिंहराज चौहान ने। ठीक है भाई साहब, यहां तक आपका काम हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब चलते हैं हम इसके बाद अंतिम। इस वंश में और भी कई सारे राजा हुए, लेकिन इस वंश में मुख्यतः राजा जो है वो क्या है, तो थोड़ा सा देखते हैं। इस सिंहराज का एक छोटा भाई था, सिंहराज का एक छोटा भाई है जिसका नाम है लक्ष्मण चौहान। अपन कौन देख रहे हैं, सिंहराज, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि छोटा भाई के छोटे भाई
लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में एक जगह नाडौल आज भी है, ये पड़ती है पाली में। नाडौल में चौहानों की दूसरी शाखा की स्थापना की। चौहान वंश की कौन सी शाखा? दूसरी शाखा। चौहानों की दूसरी शाखा स्थापित हुई 960 में। कहां पर? नाडौल के चौहानों के रूप में, और उसका संस्थापक कौन है? लक्ष्मण चौहान। ठीक। अब इधर ये तो लक्ष्मण चौहान तो उधर चला गया नाडौल में। एक राजा और है जो इसके बाद में, इस सिंहराज के बाद में राजा बनता है, उसका नाम है साहब, एक तो बीसल बिग्रहराज बना, और यहां पर राजा बनता है बिग्रहराज सेकंड। कौन राजा बना? बिग्रहराज सेकंड। पहली बात तो ये क्या है, इसने अब तक कहीं ना कहीं चौहान किसी न किसी के अधीन काम कर रहे थे। इसने क्या, इसने स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना, इसने स्वतंत्र चौहान राज्य की क्या करी? स्थापना की। इसने स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना कर दी। प्लस और क्या किया? दिल्ली से लेकर भड़ौच तक। भड़ौच कहां पड़ता है? गुजरात में। तक चौहान साम्राज्य स्थापित किया, या मैं कहूं तो चौहान राज्य की स्थापना की, या चौहान राज्य का विस्तार किया। काफी बड़ा इलाका इसने जीत लिया। और क्या किया इसने? इसने एक काम और किया कि एक जगह है अनहिल पाटन, और अनहिल पाटन कहां है दोस्तों? गुजरात में। के राजा मूलराज प्रथम। और ये जो मूलराज प्रथम है, ये कौन से वंश का राजा है? चालुक्य वंश का। ये वही अग्निकुंड वाला है, चालुक्य वंश को परास्त किया। तो मूलराज प्रथम को परास्त करने वाला राजा कौन है? बिग्रहराज सेकंड, जो चौहान वंश का राजा है। काफी ताकतवर राजा हुआ। इसने एक काम और किया, जो नीचे लक्ष्मण चौहान है वो भी इसके साथ ही में था। इसने क्या किया? आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। कहां पर? जालौर में। जो आज का जालौर है ना, वहां पर किसका मंदिर बनवाया? जालौर में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। आगे चल के यही आशापुरा माता चौहानों की जालौर और नाडौल वाली जो चौहान शाखा है, उसकी क्या है? कुलदेवी है। कौन सी वाली चौहान शाखा? जालौर प्लस नाडौल की चौहान शाखा की कुलदेवी, चौहान शाखा की क्या है? ये कुलदेवी आशापूर्ण माता है। आशापुरा माता, आशाओं को पूर्ण करने वाली आशापुरा माता। ये आपका हो गया भाई साहब, कहां तक का सिस्टम हो गया? बिग्रहराज सेकंड तक हो गया। अच्छा, बिग्रहराज सेकंड से एक प्रश्न और बन जाता है कि बिग्रहराज सेकंड की जानकारी, बिग्रहराज सेकंड की विजयों की जानकारी हर्षनाथ अभिलेख से मिलती है, जो मुख्यतः लिखा ही इसके टाइम पर गया था। हर्षनाथ अभिलेख कब लिखा गया था? 973 एडी, 973 एडी में लिखा गया था, से मिलती है। ये आपके चौहान वंश के एक पक्ष पूरा हुआ है, क्योंकि अभी तो अजमेर वाला चौहान वंश आएगा। यहां तक तो मैंने आपको करवाया है सांभर के चौहानों का मुख्यतः पाठ। अभी सांभर के चौहान भी बचे हुए हैं। फिर इसी
सांभर के चौहानों में से निकल के हम कहाँ आएंगे भाई साहब, आपके अजमेर वाले पक्ष में आएंगे। एक प्रश्न और रहा है इस वंश में, अगर आपको याद रखना है तो काफी पहले 7वीं शताब्दी में ही एक राजा होता है जिसका नाम है अजयपाल चौहान। इनसे काफी पहले हो जाता है, जिसका नाम है दोस्तों अजयपाल चौहान। अजयपाल चौहान जो है 7वीं शताब्दी में, यानी वासुदेव चौहान के ठीक बाद में और सामंत सिंह से पहले 7वीं सदी में सांभर कस्बा बसाया। दूसरा, इसी बंदे ने क्या किया, प्लस अजय मेरू दुर्ग की नींव रखी। प्लस क्या किया, अजय मेरू दुर्ग की क्या कर दी इसने, स्थापना कर दी। अजय मेरू दुर्ग की क्या कर दी इसने, स्थापना कर दी। आगे चल के इसी अजय मेरू दुर्ग को राजधानी के रूप में चेंजेस करेगा एक अलग से राजा आएगा जिसका नाम है अजयराज। ये दोनों अलग अलग है, कईयों को कंफ्यूजन होता है। अजयराज चौहान जो 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया। भाई नगर तो इसी ने बसाया, प्लस इसने क्या किया, अजय मेरू दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। इसने दोबारा से उसका रिस्ट्रक्चर करवाया कि अपन रहेंगे, और फिर इसने ही क्या है 1113 में अजमेर को राजधानी बनाया। अजमेर को राजधानी बनाया किसने, अजयराज चौहान ने। तो इसके बाद में फिर अपन टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, अजमेर के चौहान वाला चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल।